हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मनजीत सिंह कसवा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी टॉपिक के बारे में, जो है लाइट। अब ये लाइट वर्ड अगर देखें तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ये सुना है कि लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है। फिर अगर बेसिक चीज देखें तो हमें लाइट के बारे में इतना पता है कि लाइट वो चीज है जिसकी वजह से हमें अदर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लाइट वो चीज है जो हमें किसी और वस्तु को देखने में हेल्प करती है। अगर हम किसी को देखना चाहें तो वो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं होता। एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ये बेसिक सी क्वालिटी, बेसिक सी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासों में। पर अगर इसको थोड़ा सा और ढंग से हम ये चाहें कि हम इसको थोड़ा सा और ढंग से डिफाइन करें तो इसको हम क्या कहेंगे कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है ही है। क्या लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है, हेल्प टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट हेल्प करती है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट, अगर लाइट का प्रेजेंस यहाँ नहीं है तो आप मुझे देख पाए या मैं किसी और वस्तु को देख पाऊं या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाऊं, ये बात असंभव है। बिल्कुल बेसलेस है कि लाइट के बगैर हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब लाइट के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे आगे हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 10th की बोर्ड क्लासेज के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो एनसीईआरटी में या जो इस पर बेस्ड अपने न्यूमेरिकल बनते हैं या जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट का बेसिक। बिल्कुल बेसिक मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या शुरू होता है, हम देखते क्या हैं, किस वजह से देखते हैं, और हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, हमें पता है कि रीजन लाइट है, पर क्यों दिखाई देती है उसकी बात भी हम करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक कोई बर्तन हो जिसके अंदर वाटर भरा हो और उसके अंदर अगर आप एक कॉइन पुट कर दोगे तो वो कॉइन हमें उसके बेस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये क्या चीज होती है। या कई बार आपने देखा होगा बारिश के टाइम में रेनबो बनता है, उस रेनबो का रीजन क्या रहता है वो हम बात करेंगे। या मतलब सारी की टोटल जो लाइट से रिलेटेड जितने भी हम अपने आसपास फिनोमेना देखते हैं उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लाइट की बेसिक प्रॉपर्टी है, हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। अगर थोड़ा सा और ढंग से इसको बोलना चाहें तो ये कह सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है लाइट? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स, बेसिक सी बात यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कि इनको प्रोपोगेशन के लिए, इनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अगर हम ये देखें कि इसका जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में, जो 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग के वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम कहते हैं लाइट। केवल ये ही स्पेक्ट्रम है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल है। इसके अलावा इसमें यूवी रेज भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है, इसमें एक्स रेज भी होती है, लेकिन उनको हम देख नहीं सकते। और हम जिन्हें देख सकते हैं वो है लाइट, और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम आता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ मिलेगा, किसी में ये मिलेगा ये 4000 या ये कहें कि 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है। एमस्ट्रॉन्ग मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू
1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में और क्या चीज पढ़ेंगे कि जो लाइट का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब तक उसके आगे कोई बाउंडेशन नहीं आती तब तक वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। अगर ये कहें कि लाइट ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि इसके आगे कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट ना आ जाए। अगर ये कंडीशन हो जाती है, इस कंडीशन में लाइट अपना रास्ता बदलती है, अपना पाथ चेंज कर लेगी। अब हम लाइट पढ़ते हैं तो लाइट के साथ फिजिक्स की जो ब्रांच, या कहें कि भाई ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की जो ब्रांच इसके साथ डील करती है उसको कहते हैं हम ऑप्टिक्स। फिजिक्स की जो ब्रांच इसके साथ यानी लाइट के साथ जो डील करती है उसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो तरीके की होती है। एक होती है इसमें ऑप्टिक्स की अगर बात करते हैं हम तो ऑप्टिक्स आती है दो तरह की। एक आती है रे ऑप्टिक्स और सेकंड है वो है वेव ऑप्टिक्स। सेकंड आएगी वो आएगी वेव ऑप्टिक्स। एक तो है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? रे ऑप्टिक्स में हम अगर बुक्स में देखें या मेनली हमें यही बताया जाता है या हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे फिनोमिनाज का जो स्टडी है जिस ब्रांच में करते हैं वो है रे ऑप्टिक्स। और बच गया डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, वो आ जाता है वेव ऑप्टिक्स में। ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। जब 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों। ठीक। और मेजर डिफरेंस इसमें देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स उन फिनोमिना से रिलेटेड है, या रे ऑप्टिक्स में हम उन फिनोमिना का अध्ययन करते हैं जिसमें जो यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं उनका डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो। रे ऑप्टिक्स में उन फिनोमिना का स्टडी किया जाता है जिसमें यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का जो डायमेंशंस होती हैं वो, इसकी जो वेवलेंथ है 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग, इससे कहीं ज्यादा होती है, मच लार्जर। इसमें बात करते हैं जैसे लेंस हो गया, मेनली जो इसमें हम यूज करेंगे वो आते हैं, एक तो आता है लेंस, एक आता है मिरर। लेंस होता है, मिरर होता है, प्रिज्म होता है। प्रिज्म आता है, लेंस हो गया, मिरर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। इनका जो डायमेंशंस होती हैं वो इसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होती हैं। और जो वेव ऑप्टिक्स में हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसका स्टडी करेंगे उसकी जो वेवलेंथ है, सॉरी जो उस ऑब्जेक्ट का या जो इंस्ट्रूमेंट का डायमेंशंस होती हैं वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट डायमेंशंस ऑफ वेवलेंथ, या ये कहें कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है वेवलेंथ की। जो वेवलेंथ ये है ना 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग, इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। अब इसमें मेनली आपके सिलेबस में पढ़ने वाली चीज आती है वो आती है रिफ्लेक्शन। स्टार्टिंग होती है अपने चैप्टर की यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है क्या कि जैसे ही लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, एक कोई ऐसा सरफेस जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई हो, उस पे इंसिडेंट होती है। जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है
तो उस पर इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, कुछ इस प्रकार। दैट इज रिफ्लेक्शन। किसी लाइट का पॉलिश्ड सरफेस पे, ये जो दिखाया है ये है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होके वापस उसी मीडियम में चले जाए, द फिनोमिना ऑफ लाइट इज नाउन एज रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट होती है उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब ये रे वर्ड लिखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये रे होता क्या है। रे होता है पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट को हम कहते हैं रे। जो पाथ ऑफ लाइट होती है उसको कहा जाएगा रे। और अगर बहुत सारी रेज है, मैनी रेज, अगर जैसे एक साथ एक से ज्यादा रे आ रही है तो उसको हम कहते हैं बीम। एक है तो रे हो गई, एक से ज्यादा है तो उसको कहेंगे बीम। जो लाइट इंसिडेंट हुई उसको इंसिडेंट रे। जो रे यहां से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आएगी रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई थी अगर उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए दैट इज नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल। तीन वर्ड आए हैं, एक है इंसिडेंट रे, जो लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, इंसिडेंट होने के बाद वापस जाती है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच ये जो पॉइंट है जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई थी उस पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसको हम कहते हैं नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, ये इसको कहते हैं एंगल आई। नेम आएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल जो आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है दैट इज आर। और इसका जो हम नेम देते हैं वो नेम आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन में ये कह रहे थे हम कि पॉलिश्ड सरफेस पे अगर कोई रे आके टकराए तो वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जो आने वाली रे है दैट इज इंसिडेंट रे, जो वापस जा रही है रे उसको कहेंगे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज नॉर्मल। and angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and angle between reflected ray and angle between normal and reflected ray known as angle of reflection। ये होता है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। एक रे आई, टकरा के वापस उसी मीडियम में गई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे पॉलिश्ड सरफेस पे होगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ये कह रहे थे कि किसी एंगल पे या किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होती है और वो टकरा के वापस चली जाती है
शर्त ये है कि ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड होना चाहिए। ये होता है अपना नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? ये दो लॉज होते हैं, दो। फर्स्ट लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection, या ये लिखें इसको कि एंगल I is equal to angle R. This is the first law of reflection. And second law, आता है कि इंसिडेंट रे, सेकंड आता है इसमें नॉर्मल, एंड थर्ड आता है रिफ्लेक्टेड रे। lies in same plane. सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है दैट इज दिस, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक ही प्लेन का मीनिंग अगर हम ये ड्रॉ किया हुआ देखें तो हमारे समझ में आता है कुछ ऐसे प्लेन होगा। नो, ये प्लेन नहीं है जिसमें ये तीनों लाई करें, ये कुछ ऐसे प्लेन है जिसमें इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये होता है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो ये इस प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, और सेम प्लेन होगा वो ये। अगर आपने मिरर ये रखा है तो लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट होती है, यहाँ से वापस ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी, और ये होता है नॉर्मल। तो इन तीनों के लिए जो एक प्लेन बनता है वो प्लेन होता है ये, यानी कुछ जो सरफेस हमने ले रखा है, जो पॉलिश्ड सरफेस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन होता है। ये कहेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, और वो प्लेन होता है पॉलिश्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये रूल देखने के बाद एक समझ में आती है कि क्या ये केवल प्लेन मिरर के लिए लागू होगा, या ये कहें कि क्या केवल ये इसी कंडीशन में लागू होगा, क्या इसी कंडीशन के लिए वैलिड है ये? तो आंसर है नो, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। चाहे वो स्पेरिकल मिरर हो, चाहे वो प्लेन हो, या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है और वापस जा रही होती है, इन जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां वहां ये दोनों रूल फॉलो होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, प्लेन मिरर। वही सेम कंडीशन अपनी वापस, ये आ गया अपना पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश कर देंगे इसको। ये बन गया अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए एक बात कही जाती है, या ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा। एंड सेकंड वन इज इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज यानी हम जितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पुट करेंगे उतनी ही बड़ी इमेज यहाँ फॉर्म होगी। अब यहाँ फॉर्म होने का मतलब मिरर के पीछे नहीं है, मिरर के अंदर है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा जाएगा उतनी ही हाइट का या उतने ही साइज का इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर। और ये
जो इमेज फॉर्म हो रही है अपनी, ये मिरर के अंदर होती है, ना कि उसके पीछे। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। साइज ऑफ इमेज की कहें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से। एंड सेकंड आती है कि इमेज डिस्टेंस, कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, मान के चलो कि जैसे ये है x, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी x डिस्टेंस पे होगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होगी। अब बात ये आती है कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन की बात करें तो कोई भी रे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होके मिरर पे आएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वापस। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि कम से कम मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ही इमेज फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब ये चीज प्रूव करेंगे कि इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल कैसे होता है। हालांकि बात ये है कि जो अब हम कर रहे हैं, ये जो डेरिवेशन है, ये 10th क्लास के सिलेबस में जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि जितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, क्या एक्चुअल में जो हम बातें सुन रहे हैं कि उतनी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, क्या वो सही है। तो अब करेंगे इसको प्रूव। ये हो गया अपना पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। अब हम एक बात कर रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर। तो इसका एक छोटा सा फिनोमिना, एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस पे कोई रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे, तो इसके लिए यही तो नॉर्मल है और ये ही है इसके लिए इंसिडेंट रे। तो अगर मैं ये कहूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इज इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0। और ये रूल, ये लॉ हमें रिफ्लेक्शन ने ही बताया है कि जो लाइट रे जिस एंगल के साथ पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स कि ये जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते पे लौट जाएगी। जिस रास्ते से ये आई थी वापस उसी रास्ते पे ये लौट जाएगी। तो ये आ रही है वापस इसी रास्ते पे जाएगी। पर इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस। इस कंडीशन में एंगल आर इज इक्वल टू 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि एंगल जिस एंगल के साथ रे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल के साथ रे रिफ्लेक्टेड होगी, और इसको हम कहेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। इस कंडीशन में दोनों एंगल 0 होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू 0, एंगल आर इज इक्वल टू 0। अब बात करेंगे नेक्स्ट। हमने कहा कि इमेज डिस्टेंस है इक्वल होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस है वो इक्वल होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के प्लेन मिरर के लिए। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। पॉलिश्ड सरफेस,
ये हमने रखा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमने माना कि कोई एक रे निकली जो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये गई इस पाथ पे। दूसरी रे थी कोई डायरेक्ट ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई। तो नॉर्मल इंसिडेंस कहता है कि अगर 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी रे पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वापस अपने उसी पाथ पर ट्रेवल करेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें तो कुछ यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो आने वाली रेज है, जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जो हमारी आंखों को इमेज दे रही है, वो इमेज देने वाली जो लाइंस हैं या जो रेज हैं वो कहां से आती हुई दिखाई देंगे? फ्रॉम मिरर, मिरर के अंदर से आती हुई दिखाई देंगी। हमें ये लगेगा कि जो रेज हैं वो कहां से आ रही है? मिरर के अंदर से। तभी हम कहते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, वो इमेज मिरर के पीछे नहीं मिरर के अंदर बनती है। तो ये अपने को कुछ यहां से दिखाई देगी, और जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, दोनों सिचुएशन या तो इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, दोनों ही सिचुएशन में इमेज फॉर्म होती है। अगर एक्चुअल इंटरसेक्ट करती है तो इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है रियल इमेज, और अगर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, यानी ये कंडीशन, एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है कहीं पे, पर हमें करती हुई दिखाई, यहां से देखेंगे तो हमें करती हुई इंटरसेक्ट करती हुई कहां से दिखाई दे रही है? यहां से, यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज तो फॉर्म होगी, बट कंडीशन ये आ गई कि ये इमेज होगी वर्चुअल। वर्चुअल अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इमेज फॉर्म होगी, वो होगी रियल। और जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे और फिर इमेज फॉर्म हो तो वो होती है वर्चुअल इमेज। इसको हम नाम दे दिया कि ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई। ये अगर नॉर्मल है तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री है। और अगर हम इस पॉइंट पे दोबारा, ऊपर वाले पॉइंट पे दोबारा हम ये कहें कि यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें इसको मान लेते हैं एक बार थीटा। अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा। ये कंप्लीट 90 डिग्री है, ये इतना, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो अंदर वाला जो एंगल ये बचेगा वो बचेगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो कंप्लीट 90 डिग्री होता है। कंप्लीट 90 डिग्री है, ऊपर वाला थीटा बच गया, ये इतना थीटा है तो ये पूरा क्या आएगा? 90 है, और ये थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आएगा थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये अंदर जो एंगल बच गया ये फिर से होएगा 90 माइनस थीटा। एक बार इसको ओ आई, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे दिया हमने। तो हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो है ओ एम एन। कौन कौन से दो ट्रायंगल है? एक तो ट्रायंगल ओ एम एन, एंड सेकंड ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल आई एम एन। ट्रायंगल है आई एम एन। इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल का एंगल भी 90 डिग्री। ये एंगल 90 माइनस थीटा, इधर वाले ट्रायंगल का एंगल भी 90 माइनस थीटा। और एक ये साइड है कॉमन दोनों में, एम एन दोनों के लिए कॉमन साइड है, एम एन साइड कॉमन है, दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में एग्जिस्ट करती है। अब अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच की एक साइड कॉमन हो तो हम कहते हैं वो ए
एस ए यानी एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट एंगल की साइड्स या ये कहें कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो इसकी जो ये साइड है यानी ओ एन वो इक्वल होगी आई एन के, और जो साइड ओ एम है इस ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल की साइड ओ एम है वो साइड होगी आई एम के इक्वल। हम ये लिख सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू आई एम, ओ एम इज इक्वल टू आई एम। ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो ओ एम है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है दूसरी, इसको हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या कहेंगे इसको? इमेज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। क्या पता चला हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करेगा वो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे होंगे जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी इमेज डिस्टेंस फॉर ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा फॉर प्लेन मिरर, ओनली फॉर प्लेन मिरर। हमने एक बात कही, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल होती है, दूसरी सेम साइज की होती है, तीसरी बात हमने ये कही कि ये मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है। एक बात और कहें तो ये होती है, इसकी अगर आपने कभी गौर की हो तो अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हों तो हमारी लाइट लेफ्ट साइड है, जो हमारी लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देती है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखाई देती है। और ये बिल्कुल होती है वाइस वर्सा, यानी डेफिनेट जैसे हम हैं वैसे के वैसे हम मिरर में दिखाई देंगे, लेकिन राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देगी। मिरर के लिए लेफ्ट जो थी वो हो जाएगी राइट, और जो राइट थी वो हो जाएगी इमेज में लेफ्ट। गॉट इट? अगर हम बात करें स्टार्टिंग करें लाइट से, ब्रीफ रिवीजन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो विजिबल होता है, और उसकी वेवलेंथ होती है 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू 7800 एमस्ट्रॉन्ग। कई बुक्स में हम देखेंगे तो ये वेरी करती है थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये कई जगह अपने को 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एंगस्ट्रॉम लिखी हुई मिलेगी। यह है वेवलेंथ। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और ये कहें कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने में हेल्प करती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी जब तक कि उसके आगे कोई डिस्टरबेंस ना आए, तब तक। जब डिस्टरबेंस आता है तो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। लाइट को पढ़ने के लिए, ये कहें कि लाइट को समझाने के लिए, लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम उन फिनोमिनाज का स्टडी करेंगे जिनमें यूज्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उनका डायमेंशन लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है, मच लार्जर। और जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स से स्टडी करते हैं जिनका डायमेंशन अप्रोक्सीमेट लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट। हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में, जो हमारा लगता है वो है रे ऑप्टिक्स के पार्ट। रे ऑप्टिक्स में हम जिन फिनोमिनाज का
बारे में बात करेंगे वो है, एक तो रिफ्लेक्शन आएगा, एक आएगा रिफ्रैक्शन। एक है रिफ्लेक्शन आएगा और एक है रिफ्रैक्शन। अब फिर बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता है क्या कि अगर किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। रीजन है पॉलिश्ड सरफेस होना, अदरवाइज ये लाइट है इस मीडियम को पार कर जाती, और पार करती दूसरे मीडियम में चली भी जाती तो इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन होता, यानी कुछ पार्ट इसको पार कर जाता, कुछ पार्ट वापस चला जाता इसी मीडियम में। तो किसी लाइट का किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चले जाना रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन में जो लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आके टकरा रही है इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो लाइट वापस जा रही है टकराने के बाद दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे मीन्स पाथ ऑफ लाइट। लाइट जिस रास्ते पे चल रही है दैट इज रे। ये रे होती है, अगर रेज एक से ज्यादा है तो उनको हम कहेंगे बीम। अगर लाइट की रेज एक से ज्यादा है तो वो होती है बीम, और जो पाथ ऑफ लाइट है वो होता है रे। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि जब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो इसके बारे में दो लॉ हैं। जो एंगल बना था आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लॉ ऑफ फर्स्ट। ये फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये केवल प्लेन मिरर के लिए या किसी पॉलिश्ड सरफेस के लिए वैलिड नहीं है, ये वहां भी वैलिड होंगे जहां पर रिफ्लेक्शन वर्ड आएगा, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहां पर ये रूल या ये लॉ है वैलिड होंगे। सेकंड लॉ आता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन का मीन्स ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये वो प्लेन है। अगर ये आपका मिरर रखा हुआ है तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है उस प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि अगर ये मिरर है तो लाइट यहाँ से आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी, ये होगा नॉर्मल, तो ये इस प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट, अब जब प्लेन मिरर की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करें प्लेन मिरर या जो हम पॉलिश सरफेस। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट हमने मिरर के सामने रखा है सेम उसी साइज की इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस वही होगा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जितने डिस्टेंस पे मिरर से हमने ऑब्जेक्ट रखा था उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। अब बात करेंगे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल कैसे होते हैं। तो अगर ये डायग्राम दोबारा बताते हैं। ये आता है अपना पॉलिश्ड सरफेस। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी एंगल पर वापस चली जाएगी। और कोई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हैं, मिरर के पीछे खड़ा होकर तो देखेंगे नहीं, यहीं से देखेंगे, तो यहां से अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा
कि जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, कुछ इस पॉइंट से आ रही है, यहाँ से। इस पॉइंट से आने का मतलब है कि इमेज फॉर्मेशन वहां होता है जहां मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मिनिमम दो चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम है तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ये 90 डिग्री के एंगल पे आई थी, तो ये नॉर्मल भी होता है इसके लिए, तो ये भी 90 और ये भी 90, एंगल फर्स्ट इक्वल दोनों ट्रायंगल का। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल होता है किसी भी पॉलिश सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये नॉर्मल हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल थीटा है, देन ये एंगल भी थीटा होगा। ये कंप्लीट होता है 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये कंप्लीट 90 होता है, तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये जो साइज ओ आई एम और एन, अब देखोगे तो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं, दो ओ एम एन एंड ट्रायंगल आई एम एन। दोनों ट्रायंगल में एक साइड एम एन है, ये साइड है, ये कॉमन साइड है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। और अगर किसी ट्रायंगल का या किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो तो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने का मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। आ गया ओ एम इज इक्वल टू आई एम, एंड ओ एम इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड आई एम इज इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर से इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म होती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी साइज की इमेज फॉर्म होगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। थर्ड कंडीशन कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा, और बिल्कुल वाइस वर्सा होंगी। एग्जैक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी की वैसी होंगी, जिस साइज के रखे हैं उसी साइज के होंगे। अब अगर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज रियल इमेज। और अगर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करे, एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करे, करता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर नहीं रही, हमने करवाई है, करती हुई दिखाई दे रही है हमें इस पॉइंट पे। एक्चुअल में तो ये एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है वापस, और ये आगे जाके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स आगे जाके रिफ्लेक्टेड है कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन हमने जब यहाँ से देखा तो हमें लगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज हमें यहाँ दिखाई दी, और इमेज यहाँ दिखाई देने का मतलब रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से आती हुई दिखाई देती हैं, एक्चुअल में आ नहीं रही, आती हुई दिखाई देती हैं। और जो एक्चुअल में ना आए, आती हुई दिखाई दे, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे, तब जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल। तब जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल। इमेज फॉर्म होगी वो है वर्चुअल। प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज मिलती है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट, सेम साइज की सेम डिस्टेंस पे मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए।